आज हम एक ऐसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्हें हंसने वाला दार्शनिक कहा जाता है, डेमोक्रिटस। उनकी एक छवि है कि वो दुनिया की हर बात पर हर किसी पर हंसते थे। लेकिन उनके ही बचे हुए लेखों में एक टुकड़ा मिलता है जो इस छवि को पूरी तरह तोड़ देता है। वो कहते हैं, इंसान होने के नाते हमें इंसानों के दुर्भाग्य पर हंसना नहीं बल्कि रोना चाहिए। ये उनकी छवि से कितना अलग है ना। हम उन्हें हंसने वाले दार्शनिक के रूप में जानते हैं, लेकिन यहां वो गहरी सहानुभूति दिखा रहे हैं। तो सच क्या था? क्या वो दुनिया का मजाक उड़ाने वाले एक संकी इंसान थे, या उनकी हंसी के पीछे कोई गहरा दर्शन छिपा था? और ये तो सिर्फ एक पहेली है। यही वो इंसान थे जिन्होंने 2500 साल पहले बिना किसी तकनीक के, सिर्फ सोच के दम पर यह कह दिया था कि ये पूरी कायनात छोटी छोटी अदृश्य इकाइयों से बनी है, जिन्हें उन्होंने एटम यानी परमाणु कहा। आज की हमारी पड़ताल का मकसद इन्हीं गुत्थियों को सुलझाना है। हम स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रिटस की हंसी का असली मतलब क्या था, उनका परमाणु सिद्धांत उस जमाने के लिए कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम था, और कैसे उनकी भौतिकी और नैतिकता यानी यूनिवर्स को समझने का तरीका और जीवन जीने का तरीका एक ही सिक्के के दो पहलू थे। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी के पीछे का सच क्या है? शुरुआत करते हैं उनकी उस मशहूर कथा से जिसके कारण उनका नाम ही पड़ गया हंसने वाला दार्शनिक। कहानी यह है कि डेमोक्रिटस के अपने शहर अब्देरा के लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। वे कहते थे कि ये आदमी हर समय बस हंसता रहता है, इंसानी मामलों की इसे कोई कद्र ही नहीं है। वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने उस जमाने के सबसे बड़े डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स को बुलाया, जिन्हें आज हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। बिल्कुल। ताकि वे डेमोक्रिटस का इलाज कर सके। और यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ये किस्सा असल में एक उपन्यास से आता है जो शायद पहली सदी ईसा पूर्व या ईसवी में लिखा गया था। अच्छा। तो जब हिप्पोक्रेट्स डेमोक्रिटस से मिलने पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि डेमोक्रिटस अकेले बैठकर जानवरों को काट रहे हैं, उनकी शारीरिक रचना का अध्ययन कर रहे हैं। हिप्पोक्रेट्स को अब्देरा के लोगों की बात पर शक होने लगता है। उन्हें समझ आता है कि डेमोक्रिटस की हंसी पागलपन नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक गहरी समझ छुपी हुई है। तो फिर सवाल वही है, वे हंस किस पर रहे थे? अगर वे लोगों के दुख, बीमारी या मौत पर नहीं हंस रहे थे, तो उनकी हंसी का निशाना कौन था? उनकी हंसी का निशाना थी इंसानी मूर्खता। वे उन लोगों पर हंस रही थीं जो अपना पूरा जीवन धन दौलत, शोहरत और बेकार की चीजों के पीछे भागते हुए बर्बाद कर देते हैं। तो उनकी हंसी कोई मजाक नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस समय की रैट रेस पर एक तीखा व्यंग था। वे उन लोगों पर हंस रही थीं जो भौतिक चीजों के पीछे भागते भागते अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। एक ऐसी समस्या जो आज भी उतनी ही सच है जितनी 2500 साल पहले थी। मतलब उनकी हंसी एक तरह का सामाजिक कटाक्ष थी। बिल्कुल। उन्होंने खुद इन दो चीजों में साफ फर्क किया। वे कहती थीं कि दुर्भाग्य जैसे बीमारी या कोई हादसा किसी के भी साथ हो सकता है और उस पर हमें रोना चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए। सही। लेकिन जब लोग जानबूझकर मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, जैसे शांति के बजाय गृह युद्ध चुनना या छोटी छोटी बातों पर लड़ना, तो ऐसी गतिविधियां हंसी के लायक हैं। गेलोटोनैक्सिया। तो इस तरह उन्होंने पूरा पासा ही पलट दिया। हाँ, हिप्पोक्रेट्स को समझ आ गया कि असली पागल डेमोक्रिटस नहीं, बल्कि वे लोग थे जो इन बेकार की चीजों को गंभीरता से ले रहे थे। असली बीमारी तो समाज में थी। तो उनकी हंसी दुनिया की एक गहरी समझ पर आधारित थी, और ये समझ उनके उस सबसे बड़े विचार से आती है जिसने विज्ञान की नींव रखी, परमाणु सिद्धांत। ये बात सोचने में ही हैरान कर देती है। आज हम स्कूलों में एटम के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए 2500 साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप या तकनीक के, सिर्फ तर्क के दम पर यह कह देना कि पूरी कायनात अदृश्य कणों से बनी है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। बिल्कुल। ये वाकई असाधारण था। डेमोक्रिटस और उनके गुरु ल्यूसिपस का ये विचार उस समय के एक और बड़े दार्शनिक पार्मेनिडीज की एक बहुत बड़ी चुनौती का जवाब था। पार्मेनिडीज ने एक बहुत ही मुश्किल तार्किक समस्या खड़ी कर दी थी। वो क्या थी? इसे समझने के लिए सोचिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जो पूरी तरह से बिना किसी खाली जगह के मार्बल से भरा है। क्या आप हिल सकते? नहीं। पार्मेनिडीज का यही तर्क था कि ब्रह्मांड उसी भरे हुए कमरे जैसा है। उनका कहना था कि कुछ नहीं या शून्य जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, और अगर खाली जगह है ही नहीं। ये तो बहुत अजीब तर्क है, क्योंकि हम तो हर पल चीजों को हिलते हुए देखते हैं।
और यही डेमोक्रिटस का क्रांतिकारी जवाब था। उन्होंने कहा, लेकिन हम तो हिल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, ये एक प्रत्यक्ष तथ्य है। इसका मतलब है कि खाली जगह, शून्य का अस्तित्व होना ही चाहिए। वाह, ये एक बेहद सरल लेकिन बहुत गहरा जवाब था। हाँ, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड सिर्फ दो चीजों से बना है, ठोस कण जिन्हें उन्होंने एटम कहा, और खाली जगह जिसे उन्होंने शून्य कहा, जिसमें ये एटम घूमते हैं। और ये एटम कैसे थे? स्रोतों के मुताबिक वे ठोस, अविभाज्य थे। यूनानी में एटमोस का मतलब ही होता है जिसे काटा ना जा सके। सही, और वे हमेशा गतिशील रहते थे। अनंत आकार और संख्या में। हाँ, मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है, पेड़, पत्थर, यहाँ तक कि हम और आप, सब कुछ बस इन्हीं परमाणुओं का खेल है। वे आपस में जुड़ते हैं, टकराते हैं, उलझते हैं और अलग अलग चीजें बन जाती हैं। हाँ, और इसी आधार पर उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने जिसे हम आज प्राथमिक और द्वितीयक गुण कहते हैं, उसके बीच फर्क किया। उनका एक मशहूर कथन है, परंपरा से मीठा, परंपरा से कड़वा, परंपरा से रंग, लेकिन वास्तविकता में केवल परमाणु और शून्य है। किसका? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उनका कहना था कि दुनिया में लाल रंग जैसी कोई चीज असल में मौजूद नहीं है। सेब से कुछ खास आकार और गति वाले परमाणु निकलते हैं। वे हमारी आंखों के परमाणुओं से टकराते हैं और इस टकराव का असर हमारे दिमाग पर होता है, जिसे हम लाल रंग कहते हैं। तो मिठास चीनी में नहीं है? नहीं, वो हमारी जीभ और चीनी के परमाणुओं के संपर्क का नतीजा है। ये सब हमारे व्यक्तिपरक अनुभव हैं, बाहरी दुनिया की वस्तुनिष्ठ सच्चाई नहीं। असलियत में तो बस परमाणु और शून्य हैं। लेकिन यहाँ एक बात मुझे हमेशा थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। अगर परमाणु अलग अलग आकार और साइज के हैं, जैसे कोई गोल है, कोई हुक जैसा है, तो तार्किक रूप से उनके हिस्से होने चाहिए। तो फिर वे अविभाज्य या अनकटेबल कैसे हो सकते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और विद्वान आज भी इस पर बहस करते हैं। सबसे आम थ्योरी ये है कि डेमोक्रिटस के लिए अविभाज्य का मतलब था भौतिक रूप से तोड़ा ना जा सकने वाला। अच्छा, मतलब आप उसे चाकू से नहीं काट सकते थे? हाँ, ये एक सैद्धांतिक नहीं बल्कि एक भौतिक सीमा थी। वे इतने ठोस, इतने सघन और बिना किसी अंदरूनी खाली जगह के थे कि प्रकृति में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उन्हें तोड़ सके। वे परम मूलभूत कण थे। अच्छा, अब समझ आया। लेकिन उनके इस भौतिक सिद्धांत से एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और वो नैतिकता से जुड़ा है। आवश्यकता से होता है। अगर हर चीज परमाणुओं की पूर्व निर्दिष्ट गति का नतीजा है, अगर हर परमाणु का रास्ता पहले से तय है, तो फिर इंसानी इच्छा या नैतिकता की क्या जगह है? बिल्कुल, यही तो बात है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हर परमाणु का रास्ता पहले से तय है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अच्छे या बुरे काम भी पहले से तय हैं? क्या मेरी आजादी बस एक भ्रम है? अगर एक पत्थर को फेंकने और मेरे हाथ उठाने में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही परमाणुओं का खेल है, तो फिर सही और गलत का क्या मतलब रह जाता है? बिल्कुल, और डेमोक्रिटस इसका जवाब सीधे तौर पर नहीं देती, लेकिन उनका पूरा नैतिक दर्शन इसी तनाव को सुलझाने की एक कोशिश है। वे कहती हैं कि भले ही बाह्य दुनिया परमाणुओं के कठोर नियमों से बंधी हो, हमारी आत्मा के परमाणु, जो हमारे विचार और भावनाएं हैं, सही ज्ञान और तर्क से प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा, यानी हम बाहरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, और यहीं से सच्ची खुशी मिलती है। और इसी खुशी को उन्होंने एक खास नाम दिया था, है ना? हाँ, उनके लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य था, जिसे वे यूथोमिया कहती थीं। ये सिर्फ पल भर की खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी, स्थिर मानसिक संतुष्टि है, एक तरह की गुड चेयर ऑफ द सोल। और इसे पाने का रास्ता था एटेरेक्सिया, यानी मन की एक ऐसी अवस्था जहां बाहरी दुनिया की उथल-पुथल आपको परेशान ना कर सके। सोचिए, ट्रैफिक में फंसे होने पर भी शांत रहना, या बुरी खबर सुनकर भी अपना संतुलन न खोना, यह है एटेरेक्सिया। बिल्कुल। और ये शांति या खुशी, जैसा कि वे अब्देरा के लोगों पर हंसते हुए इशारा कर रहे थे, धन दौलत से नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। उनका एक बहुत सुंदर कथन है, खुशी संपत्ति में नहीं, सोने में नहीं, बल्कि आत्मा में बसती है। ये शांति आत्मनियंत्रण, संयम और तर्क संगत जीवन जीने से मिलती है। वे कहती थीं कि अपनी इच्छाओं को सीमित करो और जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान केंद्रित करो। इसी से तुम ईर्ष्या और चिंता से बच सकते हो, और ये सीधे उनके परमाणु सिद्धांत से जुड़ता है। अगर असली खुशी आत्मा के शांत परमाणुओं से मिलती है, तो बाहरी चीजों के पीछे भागना तर्कहीन ही नहीं, बल्कि भौतिक रूप से भी निरर्थक है।
आप गलत जगह पर खुशी ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी आत्मा की अवधारणा भी पूरी तरह से भौतिकवादी थी, कोई दैवीय या रहस्यमयी चीज नहीं। हाँ, वे मानती थी कि आत्मा भी परमाणुओं से ही बनी है, लेकिन ये बहुत ही खास, सूक्ष्म, गोल और सबसे ज्यादा गतिशील अग्नि परमाणु होते हैं जो पूरे शरीर में फैले होते हैं। और मृत्यु क्या है? मृत्यु के समय ये परमाणु बस बिखर जाते हैं। हाँ, शरीर के परमाणु मिट्टी में मिल जाते हैं और आत्मा के परमाणु हवा में फैल जाते हैं। कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई आफ्टर लाइफ नहीं, कोई देवी देवताओं का दंड नहीं। इस विचार का मकसद लोगों को मृत्यु और अंधविश्वास के डर से आजाद करना था, ताकि वे इसी जीवन में शांति से जी सकें। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है, एक ऐसा दार्शनिक जिसकी भौतिकी, नैतिकता और मनोविज्ञान सब एक ही सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर उनके विचार इतने क्रांतिकारी और सुसंगत थे, तो फिर वे इतिहास में लगभग 2000 सालों तक गुमनाम क्यों हो गए? अरस्तु और प्लेटो का नाम सब जानते हैं, लेकिन डेमोक्रिटस को क्यों भुला दिया गया? इसका एक बहुत बड़ा कारण अरस्तु खुद थे। यहाँ विचारों की एक जबरदस्त लड़ाई हुई जिसमें डेमोक्रिटस हार गईं। अरस्तु ने 4 तत्वों, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत डेमोक्रिटस के परमाणु सिद्धांत की तुलना में लोगों को कहीं ज्यादा सहज और स्वाभाविक लगा। मतलब उसे समझना और रोजमर्रा की जिंदगी में देखना आसान था। बिल्कुल। अरस्तु का सिद्धांत आप अपनी आंखों से देख सकते थे। लकड़ी जलती है और उसमें से धुआं, वायु और आग, अग्नि निकलती है। राख, पृथ्वी बच जाती है। सही। फल सूखता है, मतलब उसमें से पानी, जल निकल गया। ये बहुत सीधा और सरल था। दूसरी तरफ डेमोक्रिटस के परमाणुओं को देखने के लिए कोई तकनीकी नहीं थी। उनका सिद्धांत पूरी तरह से तर्क पर आधारित था। हाँ, जिसे उस समय के औजारों से साबित नहीं किया जा सकता था। तो ज्यादा सहज और परीक्षण योग्य होने के कारण अरस्तु के विचार लगभग 2000 साल तक पश्चिमी दुनिया पर हावी रहे। लेकिन इतिहास का पहिया घूमा और डेमोक्रिटस सही साबित हुए। उनकी वापसी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 1905 में आइंस्टाइन के साथ। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वनस्पति शास्त्री ने बहुत पहले पानी में पराग कणों को माइक्रोस्कोप से देखते हुए एक अजीब चीज देखी थी। वे कण बिना किसी कारण के लगातार बेतरतीब ढंग से नाच रहे थे। इसे ब्राउनियन मोशन कहा गया। हाँ, लेकिन दशकों तक कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे पानी में धूल के कारण अपने आप नाच रहे हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। आइंस्टाइन ने गणित का इस्तेमाल करके ये साबित किया कि पराग कणों को पानी के अदृश्य अणु लगातार धक्का मार रहे हैं। जैसे भीड़ में एक आदमी को चारों तरफ से लोग धक्का मारे। बिल्कुल। ये परमाणुओं के अस्तित्व का पहला ठोस अप्रत्यक्ष प्रमाण था। आइंस्टाइन ने साबित कर दिया कि डेमोक्रिटस की 2500 साल पुरानी कल्पना सच थी। और फिर तो तकनीक ने हमें सीधे परमाणुओं तक पहुंचा ही दिया। हाँ, स्कैनिंग, टनलिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी शक्तिशाली मशीनों से आज हम न सिर्फ परमाणुओं को देख सकते हैं, बल्कि उनकी तस्वीरें ले सकते हैं और उन्हें एक एक करके अपनी इच्छा अनुसार सजा भी सकते हैं। जिस अदृश्य दुनिया की डेमोक्रिटस ने कल्पना की थी, वो आज हमारी आंखों के सामने है। और यहाँ एक आधुनिक विडंबना भी छुपी है। जिस एटम का नाम ही अविभाज्य था, आखिरकार 20वीं सदी में उसे विभाजित कर दिया गया। और ये कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। हमने एटम को तोड़ा और पाया कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। फिर हमने उन्हें तोड़ा और क्वार्क जैसे और भी छोटे कण खोज निकाले। हाँ। लेकिन इससे डेमोक्रिटस गलत साबित नहीं हुई। हाँ। कैसे? उनका मूल सवाल, क्या चीजों को अनंत तक विभाजित किया जा सकता है या कोई अंतिम अविभाज्य कण है? आज भी कण भौतिकी यानी पार्टिकल फिजिक्स के केंद्र में है। हाँ। क्या क्वार्क अंतिम कण है या उनके अंदर भी कुछ और है? ये खोज आज भी जारी है। डेमोक्रिटस ने जो सवाल पूछा था, हम आज भी उसी का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो डेमोक्रिटस सिर्फ हंसने वाले दार्शनिक से कहीं ज्यादा थे। उनकी हंसी इंसानी मूर्खता पर एक गहरी टिप्पणी थी। उनका परमाणु सिद्धांत समय से हजारों साल आगे था और उनका नैतिक दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी दुनिया की चीजों में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के संतुलन और तर्क में है। उन्होंने हमें सिखाया कि ये ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है, न किसी दैवीय सनक या चमत्कार से। उन्होंने डर और अंधविश्वास से मुक्ति का रास्ता ज्ञान और तर्क में दिखाया। उनका पूरा दर्शन इंसानी बुद्धि और आत्मनिर्भरता में एक गहरे विश्वास को दिखाता है।
अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। डेमोक्रिटस का मानना था कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। रंग, स्वाद, ये सब सिर्फ हमारी धारणाएं हैं। सच्चा ज्ञान तर्क से आता है, जो परमाणुओं और शून्य की सीधी अनुभूति जैसा है। आज के डिजिटल युग में, जहां हम वर्चुअल रियलिटी और एआई के जरिए नई नई दुनिया बना रहे हैं, क्या हम वास्तविकता को डेमोक्रिटस की तरह समझने के करीब जा रहे हैं, या हम बस और भी जटिल परंपराएं, डिजिटल रंग, डिजिटल स्वाद, डिजिटल दुनिया बना रहे हैं, जो असलियत यानी परमाणुओं और शून्य की उस मूलभूत सच्चाई को और भी ज्यादा छिपा देती हैं? सोचने वाली बात है।